सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करने लगे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मशगूल हैं। पिछले साल भी राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब उनकी न्याय यात्रा मणिपुर से चलते चलते मध्य प्रदेश में होकर रुकी है और फिर राजस्थान में जारी रहेगी। पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा का आंशिक लाभ जरूर मिला था तब जब कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जीत उन्हें मिली थी और ऐसा माना जा रहा है कि पहली यात्रा से जनता के बीच उनकी छवि बेहतर भी हुई थी, उनका कद भी बढ़ा था। लेकिन यह भी सच है कि उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी शिकस्त हुई थी। लेकिन यात्रा जारी है। हालांकि उनकी न्याय यात्रा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा का मुद्दा उठाया। असम पहुंचने पर वहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखने को मिला और असम से होते हुए पश्चिम बंगाल जब वो पहुंचे तो सीएम ममता बनर्जी ने निमंत्रण पत्र नहीं मिलने का हवाला देते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया। न्याय यात्रा बिहार भी पहुंची, लेकिन तभी बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। अब झारखंड की बात करें तो वहां पहुंचने पर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। इसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, फिर पूर्वी यूपी होते हुए ये उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश इस यात्रा में जरूर शामिल हुए। अब ये मध्य प्रदेश में है और राजस्थान के रास्ते गुजरात पहुंचने वाली है ये यात्रा। यहाँ से यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल होगी और फिर मालेगांव, नासिक, ठाणे होते हुए मुंबई में समापन होगा। तो क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी या फिर एक राजनीतिक यात्रा बनकर रह जाएगी? हम करेंगे हस्तक्षेप। मेहमानों के पास जाए, चर्चा आरंभ करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी अब यात्रा के अंतिम चरण में हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। पहले इसे 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होना था, लेकिन अब ये 16 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समाप्त हो जाएगी और इसके अगले दिन यानी 17 मार्च को विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मुंबई में रैली करने वाला है। मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की 63 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी ने हर मुद्दे को छूने की कोशिश की जिससे जनता का सीधा सरोकार था। मणिपुर में राहुल गांधी ने हिंसा का मुद्दा उठाया और वहां के हालात को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल गांधी ने यहां शांति और अमन का संदेश देने की भी कोशिश की। आपके जेब में भी थोड़ा पैसा है, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले और महंगाई थोड़ी कम हो, यही हम चाहते हैं। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना। मणिपुर के बाद पूर्वोत्तर के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम पहुंचते ही राहुल की यात्रा में विराम लग गया। यहां बीजेपी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई और एफआईआर तक दर्ज किए गए। असम से होते हुए यात्रा जब बंगाल पहुंची तो यहां राहुल को अपनों ने ही झटका दे दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। हालांकि इसकी वजह कुछ और थी। दरअसल कांग्रेस और तृणमूल के बीच सीट बंटवारे के फंसे पेच को लेकर दीदी ने ना कर दिया। बंगाल से बिहार घुसते ही राहुल को एक और झटका लगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार जेडीयू के साथ फिर से एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव इसका हिस्सा जरूर बने। बिहार के बाद झारखंड में भी राहुल की यात्रा से पहले राजनीति में भूचाल आ चुका था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। इंडी गठबंधन के लिए बिहार के बाद ये दूसरा बड़ा झटका था। झारखंड में राहुल ने आदिवासी कार्ड खेला। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ओबीसी, आदिवासी और दलित जातियों के साथ अन्याय कर रही है।
पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिलती है, इसलिए जातिगत जनगणना कराया जाएगा। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ होते हुए राहुल की यात्रा जब यूपी पहुंची तो यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही प्रियंका गांधी भी पहली बार न्याय यात्रा का हिस्सा बनी। राहुल ने यहां बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हालात कुछ इस कदर बने कि योगी सरकार को सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है, पूरी तैयारी आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की। यूपी के बाद राहुल की यात्रा राजस्थान होकर मध्य प्रदेश में प्रवेश की। यहां के 7 लोकसभा सीटों से होकर यात्रा गुजरी। यात्रा के चौथे दिन व्यावरा में जब राहुल अपने वाहन से आगे बढ़ रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़े लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। यहां भी राहुल ने बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और किसानों के मुद्दे को उठाया। एमएसपी की बात, बीजेपी कहते हैं एमएसपी तो हम नहीं दे सकते। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया लीगल एमएसपी, जैसे हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है। अब आगे की यात्रा राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र में होकर गुजरने वाली न्याय यात्रा से इंडी गठबंधन को कितना फायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर खूब आरोप बढ़े और कांग्रेस क्या सोचती है जनमानस के लिए, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारे अपने मुद्दे उछाले भी हैं। मेहमान के पास जाए उससे पहले कांग्रेस के अपने वायदों को लेकर हम बता दें क्या क्या उन्होंने वायदे किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार तो कर लिया है, लेकिन वायदे के रूप में सामने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद पार्टी इसे जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं के लिए पार्टी सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 रुपये महीना और केंद्र की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का वादा भी किया गया। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव के वायदे को दोहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा करेगी। घोषणा पत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिमों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का भी जिक्र है। परिचय करा दें अपने मेहमानों का। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ गए। अरविंद सिंह, आप बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। राजीव रंजन, आप जेडीयू के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। और मधु मंजरी, आप आरजेडी के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। अश्विनी मिश्रा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। यश जी, आप ही से शुरुआत करते हैं जरा। वायदे इतने अच्छे अच्छे आप लोग कर देते हैं ना कि मन करता है कि बस अब उन वायदों पर ही मर मिटे। जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं सब कर पा रहे थे? यूपीए सरकार जी वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और का माइलस्टोन बन के होगी। यदि सही मायनों में देखा जाए, यदि तरीके से जांच की जाए, तो वर्तमान का यूपीए 1 और यूपीए 2 की बनाई हुई पूंजी पार्टी आगे चल रही है, जिसको पूरी तरह से उन लोगों ने लूट के या बर्बाद करके खत्म किया है। जो आरबीआई का कैश रिजर्व और हमारी तमाम एफडीआईज, एमएनसीज की जो यहाँ पर सब धीरे धीरे खिसकती जा रही है। मोदी जी अपनी बता के बर्बाद कर रहे हैं। तो कि जब वादे करते हैं और ये यश जी, मैं आपको रोकते हुए आपसे एक आग्रह करूंगा। आपने ईपी का जो माइक वाला पोर्शन है उसको शायद पीछे कर दिया है। इन कारणों से आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। उसको फ्रंट पे कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ हम स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पा रहे। अब बोलिए जरा सा।
अब तो आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, कुछ करिए, मैं आपको जल्दी ही रुक करूंगा। जब तक आपका ऑडियो नहीं सामने आए ठीक तौर पर, तो हम आपसे तमाम बातें सुन कैसे पाएंगे। अरविंद जी, वायदे इनके बहुत अच्छे अच्छे भी हैं और बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि वो तमाम बुनियादी मुद्दों को उठाया है, और न केवल उठाया बल्कि वायदे भी कर गए हैं ये कि ये सब हम करेंगे हमारी सत्ता यदि आती है तो। देखिए संजय जी, इसके जवाब में मैं केवल यही कहूँगा कि जो राहुल गांधी के वादे हैं ना, एक फिल्मी गीत होता था, आपको ध्यान होगा, कस्मे वादे प्यार वफा के, वादे हैं वादों का क्या। तो ये केवल वादे ये तो पूरी हैं, राजनीति पर बात लागू नहीं होती है ये केवल वादे हैं और कोरे वादे हैं। इनके जरा भूत के वादों को भी याद करिए। राजस्थान में कहा गया था कि किसानों के सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, और कांग्रेस के कार्यकाल में 20,000 किसानों की घरों की कुर्की हुई है। एक हिमाचल प्रदेश में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों का, लाखों सरकारी नौकरियों का सृजन करेंगे चुनाव के पहले, और चुनाव के बाद आज के डेट में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी देने की बात हमने नहीं की थी, हमने कहा था नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे। कर्नाटक में इन्होंने वादा किया कि हर जिले में एक हनुमान का मंदिर बनाएंगे, एक ईंट भी कहीं रखा नहीं गया है। तो ये चुनावी वादे हैं, ये फर्जी वादे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। सत्ता हाथ से निकल गई है, इसलिए उसकी तड़प है। और पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे दोहराए गए थे, जनता ने खारिज कर दिया, और जनता ने कहा कि इस देश में केवल एक ही गारंटी चलती है और वो मोदी की गारंटी है। दो तीन बातों का मैं और आपसे उल्लेख करना चाहूँगा। ये पिछड़ों के जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। 50 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं और 50 वर्षों तक आप जातीय जनगणना का विरोध करते रहे। जरा याद करिए 50 के दशक का पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्यमंत्रियों का लिखा गया पत्र, जिसमें वो कहते हैं कि जात के आधार पर जनगणना नहीं होना चाहिए और जात के आधार पर नौकरियां नहीं दी जानी चाहिए। जरा याद करिए इंदिरा जी का वो समय जब नारा होता था कि जाति पे न पाति पर और मुहर लगेगी हाथ पे इंदिरा जी के बाद पे, वहाँ जात का विरोध होता था। और उसके बाद 80 का दशक याद करिए, 90 का दशक याद करिए, जब मंडल कमीशन का विरोध किया गया और बीपी सिंह सरकार जब गिरी थी, तो राजीव गांधी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया था, पानी पी पी कर जातीय जनगणना का और जात के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। ये आपके ध्यान में होगा। और लेटेस्ट यूपीए सरकार जब थी तब पी चिदम्बरम का लोकसभा में अपने वायदे को आपको दिया गया। अरविंद जी ठीक है, कांग्रेस को लेकर तो आपके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि 50 वर्ष का आप लेखा जोखा देंगे, प्लस आपसे पहले की यूपीए सरकार के बारे में भी आप हिसाब किताब गिनाएंगे। आपको अपने सारे वायदे याद है 10 वर्षों के? बिल्कुल याद है, और इसीलिए उसमें उन वायदों में से कितनी बातें पूरी हो पाई? इसीलिए तो जनता का बार बार आशीर्वाद मिला है। आप बताइए। ठीक है, वो आशीर्वाद मिला है, लगातार 2 टर्म से आपकी सत्ता है। हम भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बनी उस दिन से लेकर और उसके पहले आप जाएं तो जनसंख्या, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं जी, और बिल्कुल आपको याद भी होगा 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, उससे पहले आप लोगों ने किन किन मुद्दों को उछाला था? बहुत हुई महंगाई की मार जी, अब की बार बीजेपी सरकार जी। संजय जी मैं चाहता हूं पूछ लें वो मुद्दे आप गिना दें, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। जी, महंगाई जी, आज वो मुद्दा है। जी पूछिए। बेरोजगारी को लेकर जितनी डुगडुगी आप लोगों ने बजाई थी, कोई विपक्षी दल उतनी डुगडुगी आज भी नहीं बजा पा रहा है। बावजूद उसके इस देश में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा हमेशा से रहा है, और फिर ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है। जब एक वायदे होते हैं तो वो अपने आप में वो इतने खोखले साबित हो जाते हैं समय दर समय पर कि फिर लगता है कि किन बातों पर मरा जाए मिटा जाए। तो बीजेपी पर भी तो ये सवाल है ना। देखिए इसका जवाब देता हूं। दो इश्यूज आपने उठाया, एक तो आपने महंगाई की बात की और दूसरा बेरोजगारी की बात की। संजय मिश्र जी आप याद करिए, यूपीए सरकार जब थी तो महंगाई डबल डिजिट में जाती थी। आज का समय आप देखिए तो कोविड जैसे हम मैं आ रहा हूँ आप ही के पास, ऑडियो प्रॉब्लम था इसलिए अरविंद जी को शामिल कर, उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, अभी आ रहे हैं आपके पास। जी, तो संजय जी डबल डिजिट में यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई थी। आज महंगाई दर 5 और 4% से नीचे बना हुआ है, तो महंगाई पे हमने सफलता पाई है। दूसरा,
संजय जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, जरा जीएसटी कलेक्शन को देखिए। जीएसटी कलेक्शन जितना हो रहा है ना भूतो न भविष्यति। आप मेरे को बताइए जीएसटी कलेक्शन क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि देश में उद्योग धंधे व्यापार बिजनेस ये बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये इंडिकेटर है कि देश में रोजगार भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है और व्यापार भी बढ़ रहा है। और संजय जी, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है 11वीं से, तो आप बताइए ये बिना रोजगार सृजन के बना है? ये सवाल क्यों आपसे बिना पूछा? ग्रोथ के बना है? तो हमने रोजगार के अरविंद, ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा? जी, हो सकता था कि मैं आपसे नहीं भी पूछता। नहीं पूछना चाहिए। देखिए, आपने अभी भी कांग्रेस को आरोपों के घेरे में आप लिए। आपने कहा कि हिमाचल में लाखों नौकरियां देने का इन्होंने वायदा किया। ठीक, फंस गए आज ये। क्यों फंसते हैं? क्योंकि आप वायदे ही ऐसे अव्यवहारिक करते हो कि लगता है तत्काल उसका लाभ तो मिल जाए, लेकिन बाद में हम समझा देंगे भैया कुछ और कारण है, कुछ भिन्न कारण है और इन कारणों से चीजें नहीं हो पा रही है। यही तो हो रहा है राजनीति में। संजय जी, मेरे को 30 सेकंड दे दीजिएगा। अब दिया, आप ही को दिया। अपनी बात पूरी कर लूं, फिर हमारे मित्र जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो जवाब देंगे। हमने वादा किया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा कि एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां शौचालय नहीं होगा। भारत वर्ष के बहन बेटियों को शौच जाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो हमने करके मैंने आपसे दिखाया। शौचालय पर सवाल नहीं पूछा, 11 करोड़ आपने से किया ज्यादा है। करके वादे जो पूरे आपसे 370 पर ही मैंने नहीं पूछा, वादे जो आपने खत्म पूरे किया किए है। वो गिनाने आपसे तो 3 दीजिए। तलाक पर ही मैंने नहीं पूछा, आपने खत्म किया है। संजय जी, आपने मंदिर निर्माण में आप पार्टी की एक भूमिका रही है, हमने उस पर भी नहीं पूछा क्योंकि निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं वो सवाल क्यों पूछ रहा हूं जो अधूरा रह गया है? नहीं, दो बिंदु जो गिनाए उसका भी मैंने उत्तर दिया है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमने अभी चलना शुरू किया है, सफर अभी लंबा है। भारत को विश्व गुरु के शिखर पे ले जाना है और भारत को दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, वहां तक लक्ष्य है। लेकिन हमारा 60 का आऊंगा फिर सर। यश जी की बारी थी, मैं उनकी बारी से कटौती करके आपके पास बहुत लंबी चर्चा मैंने कर ली। यश जी, चूंकि आपके वायदों पर हम मर मिटने को तैयार हैं, क्या वाकई धरातली सच्चाई है इन वायदों पर, इन वायदों की? संजय जी, यदि इन वादों में सच्चाई ना होती तो हम ये भी कह सकते थे कि महिलाओं को हर साल मुफ्त में 72 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लेकिन हम साल के 72,000 कह रहे हैं, जो कि न्याय योजना के नाम से 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो में भी हमने दी थी। साल के 72,000 जो सबसे गरीब महिलाओं को खाते में दिए जाएंगे ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो निचले पायदान से चलना शुरू हो जाए। अच्छा, सिर्फ गरीब महिलाओं को मिलेगा ये गरीब परिवारों को? अच्छा, ये योजना गरीब परिवारों के लिए। हमें लगा कि पूरी महिला जाति के लिए आपने पूरी आधी आबादी के लिए घोषणा कर दी है वायदों में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये केवल आधी आबादी की बात नहीं है। बात ये भी है कि अर्थव्यवस्था को सही मायने में यदि चलाना है तो उसको नीचे से चलाना पड़ता है। आप सारा पैसा उठा के 2-4 के हाथ में दे दीजिए और कहिए कि हमने इतना अर्थव्यवस्था कर दी है, तो ऐसा नहीं होता। उसी का नतीजा हम आज देख रहे हैं। ये भाजपा वाले जो तर्क देते हैं उनके बारे में तो खैर मैं बात समय की बर्बादी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस का विजन क्या है और हम यात्रा में क्या बात कर रहे हैं। हम सैकड़ों हजारों तरह के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग समस्याओं के प्रकार है। लाखों लोग मिले हैं हमसे, करोड़ों लोगों ने यात्रा को ज्वाइन किया है और हमें ये बात समझ में आई है कि बेरोजगारी और महंगाई धार्मिक और धर्मांधता से, उन्माद से बड़ी है मुद्दे के रूप में। और यदि आप ये कहते हैं, चलिए आपसे बेरोजगारी और महंगाई को ही समझ लेते हैं सर, आप ही से समझते हैं। मैं उसी पे रहूंगा। नहीं, मैं उसी पे हूँ। मैं आज देखिए, मैं दाएं बाएं डाइवर्ट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो असली मुद्दे हैं उसको छूना जरूरी है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस बारे में आपसे सवाल पूछे, या बाकी अन्य राजनीतिक दलों से भी हम पूछते रहे हैं, बीजेपी से भी हमने पूछा। भाई, आप जब कहते हैं बेरोजगारी, लेकिन जहां जहां आपकी सत्ता रही वहां भी बेरोजगारी की लंबी फहरिस्त है। स्टेट की बात मैं कर रहा हूं। और यदि आपने बेरोजगारी यूथ के उस दर्द को छू लिया था बढ़िया अच्छे तरीके से, तो सर हाल के चुनाव नतीजे जो सामने आए ना, वो आपको परेशान नहीं करते। जो विधानसभा चुनाव में नतीजे सामने आए, और फिर महंगाई की बात, ये भी सच है कि यूपीए सरकार के दौरान उन 10 वर्षों में डबल डिजिट की महंगाई तो थी और उसका सर्वथा लाभ बीजेपी को भी मिला। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बीजेपी ने महंगाई पर नियंत्रण कर लिया। इसीलिए सवाल राजनीतिक दलों से है। अब बताइए। अब संजय जी, महंगाई डबल डिजिट ग्रोथ में थी या कितने डिजिट ग्रोथ में थी, उसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं
कि वर्तमान सरकार ने अपनी सड़क बनाने की लंबाई को डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ लेन्स कर रखा है। यदि 100 किलोमीटर की सड़क 8 लेन की है तो 800 किलोमीटर है। उसी तरह इन्होंने अपने फॉर्मूले ऑल्टर करके अपनी नहीं, महंगाई यहाँ मैं आपको रोकते हुए एक बात कह रहा हूँ कि सदन में ये सवाल उठे थे और बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया गया था और वहाँ पर सारे मेंबर उससे संतुष्ट हुए थे कि आप जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश करता है, सच्चाई उससे परे भी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, संसद में तो कई बार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और बाकी की भाजपा सरकार ने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं। हम आप सब जानते हैं, उनको दोहराने में अलग चर्चा जाएगी। भारत लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है सर संसद को। खैर चलिए, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। संजय जी कि महंगाई का जहां तक सवाल है जी, तो हमारी महंगाई डबल डिजिट में थी, लेकिन हमारे जमाने में सिलेंडर 450 का था। किसानों को जो डीएपी खाद मिलती है उस पर 450 कीमत लिखी रहती थी और 400 में मिलती थी। आज इनकी महंगाई पता नहीं कितने डिजिट में है, शायद ये डेसिमल में बताएंगे, लेकिन जो खाद की बोरी है वो डीएपी की, उस पर 2500 लिख के 1250 का एहसान करके 1250 में बेचा जाता है। खाने का तेल 60 रुपए लीटर से 250 रुपए लीटर, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगाई इस देश में लोगों की कमर तोड़ रही है और इनको मोनोपोली देने से फुर्सत नहीं है। हर सेक्टर में, हर डोमेन में इनका बस चले तो सब कसब उठा के एक ही बार में नाम लिख देना रजिस्ट्री जैसा। लेकिन ये धीरे धीरे करके हर बिजनेस में ये चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे लोग, छोटे और मझोले व्यापारी, ये सब खत्म हो जाए, केवल इनके 2-4 लोग काम करते रहे। उसका नतीजा हमें देखने को भी मिलता है जी। और उसी कारण देखिए, जब आप इतने बड़े आबादी के देश में जो किसान प्रधान है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे चलता है, उसमें आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म करके जब आप हर जगह अपने अपने, ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं इसका छोटा जवाब अरविंद जी से ले ही लेता हूँ, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास भी रुख मुझे करना है। अरविंद जी देखिए, आपने सुन ही लिया होगा इन्होंने क्या आप पर सवाल उठाया है, और ये बात तो सही है कि जब आप राशन लेने जाते हैं तो क्या दरें निर्धारित थी आज से 10 वर्ष पहले और क्या किन दरों पर हम खरीदारी करते हैं, ये अब आदमी का अनुभव है साहब, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उसको गुणा गणित करके टेक्निकली आप कैसे समझाएंगे वो तो अलग इशू है, पर ये सच्चाई तो है। जी संजय जी, हम जब डिबेट में यहाँ बैठते हैं तो तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ डिबेट करना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि इनके शासनकाल में 450 रुपये डीएपी था, ये पब्लिकली इन्होंने बोला है। संजय जी, मैं आपसे कहूँगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बता दीजिए यूपीए का कौन सा वो कार्यकाल था जिस समय जो 450 का डीएपी मिलता था, आप मुझे बता दीजिए। मैं अभी बैठे बैठे देख रहा था, 2011 के आंकड़े देख रहा था, 1200 रुपये बोरी होती थी। तो इस तरह से नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोलना, अच्छे तर्क, सही तर्कों के आधार पे भी बहस की जा सकती है। फॉल्स सूचना देके और फॉल्स डाटा देकर आप बहस करेंगे तो बहस सूट नहीं करता है। मुझे लगता है किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो उसको अपनी बातों को सही रखना चाहिए, गलत बयानी नहीं करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा संजय जी, आपने प्रश्न पूछा, इनसे कहिए कि थोड़ा जब बोल रहे थे तो मैं बीच में ठीक है, आप बोलिए, वो शालीनता होती है। यश जी भी सहयोग करते हैं, इसमें दो बात नहीं है, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, आप बताइए संजय जी, महंगाई का मापदंड क्या होता है अर्थव्यवस्था में? महंगाई का मापदंड होता है मुद्रास्फीति। भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के कार्यकाल में मुद्रास्फीति न्यूनतम स्तर पे है, तो ये कैसे कहा जाए कि हमारे कार्यकाल में महंगाई ज्यादा है? ये झूठ है और ये झूठ परोसने का काम कांग्रेस करती है, जिसपे जनता विश्वास। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। देखिए क्या है ना, मुद्रास्फीति जिस 80 करोड़ आबादी को आप राशन देने की गारंटी दे रहे हैं ना अगले 5 साल तक, जी नहीं मालूम है सर उसको मुद्रास्फीति क्या होती है। उसके लिए हमेशा ही मुद्रास्फीति। एक मिनट सर, मैं सवाल पूरा हो जी जी। एक जो रोजगार में शामिल होते हैं लोग, लोअर मिडिल क्लास या मजदूर वर्ग या फिर अपर मिडिल क्लास, जो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, अन्य जगहों पर जो काम कर रहे होते हैं, जो एक सैलरी के भरोसे अपनी पूरी ज़िंदगी चलाते हैं, महीने के आखिर में जो मिलता है उन्हें तनख्वाह, सर वो जीडीपी और मुद्रास्फीति के बाहर जब जाते हैं ना दुकान में देखने के लिए और जब सामान लेने जाते हैं तो वाकई लगता है सर महंगाई है। इस बात को सर स्वीकारना पड़ेगा। मैं जवाब दूं सर? सर प्लीज। एक तो लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है वो, और दूसरा मुद्रास्फीति और आम जन को समझ में नहीं आता है। 3 बातें आपने कही है, मैं जवाब देता हूँ। कई बार हमको लगता है कि हम शहरों में रहते हैं, स्टूडियो में बैठ के बहस करते हैं,
तो शायद आम जन से हम ज़्यादा जानते हैं। भारत का आम जन हमसे कम समझदार नहीं है, हमसे ज़्यादा समझता है। आप बताइए, पी चिदम्बरम साहब को बयान याद करिए जब उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, डिजिटली मनी पेमेंट आम जनता कैसे करेगी? आज 5 रुपए गलत का साबित हो गए ना आज वो। 5 ठीक है रुपए ना का सर? भी सामान खरीद रहे हैं तो जनता प्रयोग कर रही है, जनता सब समझती है। जनता मुद्रास्फीति न समझे तो महंगाई का दर तो समझती है ना, महंगाई बढ़ने का रेट तो समझती है ना। उसको पता है किस जमाने में महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाना चलता था वो जनता का ही गाना था, ये महंगाई और डायन सर हमेशा जनता जिंदा में रहेगी, ये जनता डायन, में मुझे तो ये लगने जनता लगा में है। ही लोकप्रिय है। मैं इतना कह रहा हूँ कि महंगाई हमेशा रहती है, लेकिन हमारे शासनकाल में महंगाई दर जो है न्यूनतम लेवल पर है। खैर चलिए रहने जी, दीजिए। जी, दूसरा आपने भोजन की बात किया है। आप बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे। हमने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया है और 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। तो बापू का जो सपना था उसी को हम पूरा कर रहे हैं। जो बापू वहां तो कांग्रेस भी आपसे सहमत है और बाकी राजनीतिक दल भी कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल ऐसे ऐसे फैसलों पर तो कोई विरोध कर ही नहीं सकती ना। और याद करिए, एक लाइन और बोल दीजिए, मैं माफी के साथ कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जब यूपीए गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्यान्न आपके भंडारों में खाद सड़ रहा है और आम जनता को आप नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं आम जनता को फ्री में देते हैं आप? तो यूपीए गवर्नमेंट ने मना किया था। हमने कोविड कार्यकाल से शुरू किया और अभी भी दे रहे हैं हम। ठीक। जी।